गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 325 तक डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 326 ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। विच एलिमेंट आर कॉज ऑफ फायर्स व्हेन एलिमेंट्स आर इन कांटेक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आग लगने के कारणों क्या क्या कारण हैं। तो आग लगने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी पदार्थ जिसमें आग लगनी है वो इन्फ्लेमेबल हो। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इन्फ्लेमेबल होना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके ऑक्सीजन की उपलब्धता यानी कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल होनी चाहिए। तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि उसका जो जिस पे वो इग्नाइट हो जाए यानी कि जलने लग जाए। यानी कि इन तीनों की जरूरत होती है, यानी कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर रहेगा। यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एंड इग्निशन टेम्परेचर, यानी तीनों ही कंडीशन फुलफिल होगी तभी उसमें आग लगेगी। क्वेश्चन नंबर 327, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश। सोडा एसिड टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो किस तरीके की आग को बुझाने का कार्य करते हैं? तो सोडा एसिड टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सॉलिड फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, उन्हीं में ही उनमें जो आग लगेगी उनको बुझाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो सॉलिड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में जनरली जो एग्जांपल दिया जाता है पेपर एंड वुड का, पेपर एंड वुड का, पेपर एंड वुड का एग्जांपल दिया जाता है। और क्योंकि पेपर में भी आग जल्दी पकड़ लेती है और वुड भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, तो ये दो हैं सॉलिड। अगर इनमें आग लगेगी तो हम कौन से टाइप का, और ये दोनों में जो आग लगती है यानी कि सॉलिड के अंदर जो आग लगती है उसे हम क्लास ए फायर बोलते हैं। ठीक है, और लिक्विड में जो आग लगती है, लिक्विड मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो उसमें जो आग लगेगी यानी उसे टाइप ऑफ फायर कौन सी बोलते हैं? क्लास बी। और गैस में क्लास सी, यानी सॉलिड लिक्विड गैस ए बी सी। ये टाइप ऑफ फायर को क्लासिफाई कर दिया सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में अंदर। ठीक है, गैस में जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, और भी जो भी हमारे मतलब इनफ्लेमेबल गैसेस हैं, अगर उनमें आग लगती है तो क्लास सी टाइप की फायर बोला जाता है। तो सोडा एसिड टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सॉलिड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में यूज करते हैं। अब जो फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो किस तरीके की आग को बुझाते हैं? तो वो होता है हमारे लिक्विड टाइप की, जो मतलब अपन बोल सकते हैं इसमें पेट्रोल फायर। जो भी सो फोम टाइप होते हैं वो लिक्विड के अंदर कोई भी अगर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है लिक्विड टाइप के, तो उनमें जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर? फोम टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? राइट, पेट्रोल फायर। क्वेश्चन नंबर 329, विच एक्सटिंग्विश इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। यानी इलेक्ट्रिकल कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसकी वजह से आग लग गई है, या केबल्स में आग लगी हुई है और आपके पैनल्स वगैरह लाइव हैं, तो उसमें अगर उस टाइप की फायर को बुझाना है तो किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे हम? जनरली हम डीपीसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, बट कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही राइट आंसर हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी के टाइम में हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर, तो इसलिए यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 330, एचआरसी फ्यूजेस प्रोवाइडेड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। एचआरसी फ्यूज जो हमें किसके अगेंस्ट में अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? तो वो शॉर्ट सर्किट के केस में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइटनिंग के लिए तो लाइटनिंग से प्रोटेक्शन लेना है तो हम लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। तो एचआरसी फ्यूजेस किससे हमें प्रोटेक्शन देते हैं? शॉर्ट सर्किट के केस में। Question number 331. If OHE breakdown or defect in OHE which are likely to affect the train services noticed by any railway servant will be reported immediately to. तो अगर किसी भी तरीके का OHE में ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से ट्रेन सर्विसेज में बाधा उत्पन्न हो रही है तो किसको रिपोर्ट करना है? अगर आपके पास में टीपीसी का नंबर अवेलेबल है, इनमें से कुछ भी, टीपीसी, स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर, इनमें से जिसको भी आप पहले आप इन्फॉर्म कर सकते हैं उसको इन्फॉर्म कर देते हो। तो राइट आंसर इधर ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 332, ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट रिपोर्ट अबाउट द ब्रेकडाउन बाय द टीपीसी द फर्स्ट एंड द प्राइम स्टेप इज टेकन बाय द टीपीसी। अगर किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन अगर टीपीसी को रिपोर्ट हुआ है जिसकी वजह से मतलब
मूवमेंट वगैरह अफेक्ट हो गया है, तो सबसे पहले क्या कर्तव्य है टीपीसी का, जो भी उस टाइम पे टीपीसी के अंदर पर्सन उपलब्ध है, तो उसका कर्तव्य है कि वो स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, वो पावर सप्लाई को बंद कर दे टू द अफेक्टेड लाइंस, जो भी अफेक्टेड लाइंस है, इन्फॉर्म द सेक्शन कंट्रोलर, और सेक्शन कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर दे। ठीक है, तो आपको स्विच ऑफ द सप्लाई कर देनी है और इन्फॉर्म द सेक्शन कंट्रोल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 333, द फर्स्ट सुपरवाइजर or officers of the site of the TRD reaching the site of the breakdown should, अगर जो भी सुपरवाइजर, कोई भी ब्रेकडाउन हो गया है, वहां सुपरवाइजर जो भी पहले पहुंचेगा या ऑफिसर जो पहुंच रहा है, उसको क्या मतलब करना है, मतलब सबसे पहले क्या करना है, तो मेक द क्विक असेसमेंट ऑफ द डैमेज, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्टोरेशन, ये करना है, क्विक असेसमेंट करना है, अरेंज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस को प्रिजर्व करना है, अरेंज और एंश्योर द सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व एज पर जीएडएसआर, और उसको ये सेफ्टी रूल्स को ऑब्जर्व करना है जीएडएसआर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एविडेंसेस को प्रिजर्व करना है, क्विक असेसमेंट ऑफ डैमेज, मतलब डैमेज करना है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्टोरेशन करना है, ऑल ऑफ द अबव, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 334, ग्रेडियंट ऑफ OHE टू बी मेंटेन ऑन द मेन लाइन, तो मेन लाइन पे हमें ग्रेडियंट ऑफ OHE कितना मेंटेन करते हैं, 3 mm पर मीटर। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ OHE कितना होना चाहिए, 3 mm पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 335, मैक्सिमम स्पैन लेंथ इन रेगुलेटेड OHE, मैक्सिमम स्पैन लेंथ कितना होता है रेगुलेटेड OHE का, 72 मीटर। क्वेश्चन नंबर 336, नॉर्मल कॉन्टैक्ट वायर हाइट विद 100 mm प्री सैग, 100 mm प्री सैग के साथ में नॉर्मल कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी होती है, तो देखो एट सपोर्ट अगर पूछा जाए, एट सपोर्ट ऐसा लिखा हो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट वायर हाइट विद प्री सैग एट सपोर्ट, तो आपकी 5.60 हो जाएगी। और एट द मिड स्पैन पूछा जाए, अगर ये एट द सपोर्ट की बजाय ये लिखा हो एट मिड स्पैन, इसी क्वेश्चन में आगे लिखा हो एट मिड स्पैन, तब आपकी कितनी हो जाएगी, 5.50 हो जाएगी, क्योंकि आपकी 5.60 आपने जैसे क्या होगा क्या, इस तरीके से कैंटिलीवर पे ये मान के चलिए, फिर इस तरीके से सैग होगा और फिर इस तरीके से होगा, तो यहाँ ये एक ये जो नॉर्मल इसका ये एक पाथ बनाया मैंने, इससे कितना डाउन होगा, ये सेंटर में ये 100 mm डाउन होगा। बट अभी की जो गाइडलाइंस है वो है कि 100 mm हर स्पैन में नहीं रखना है, वो कितने, अगर मान लो 72 का स्पैन है, तो आपको 100 mm का प्री सैग रहेगा 72 मीटर का, और अगर छोटा स्पैन है तो उसके अकॉर्डिंग कम होगा स्पैन, मिड स्पैन में सैग। ठीक है, तो अगर 100 mm मान ले और अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो उस केस में आपका हो जाएगा 5.50 एट द मिड स्पैन, क्योंकि आपका डाउन हो गया, तो यहाँ कितनी हाइट हो जाएगी, 5.50। बट अभी के टाइम पे जो भी सैग है 100 mm फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपका हर एक स्पैन में, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पैन लेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 337, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एलसी गेट, एलसी गेट पे कितनी होती है मिनिमम कॉन्टैक्ट वायर की हाइट, 5.50 होती है। क्वेश्चन नंबर 338, इम्प्लांटेशन एट इनसाइड कर्व, इनसाइड कर्व में इम्प्लांटेशन कितना होता है, देखो इम्प्लांटेशन जो इनसाइड कर्व है, इनसाइड कर्व में क्या होगा, क्या कि देखो हमारी ट्रेन क्या होती है, जैसे यहाँ सुपर एलिवेशन ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, तो ट्रेन क्या होगी हमारी, यहाँ मान लेते हैं एक बारी के लिए मास्ट है, और यहाँ हमारी क्या होगी, ट्रेन अंदर की तरफ झुकेगी, इधर की तरफ है ना, तो पेंटो भी अंदर की तरफ झुकेगा इस तरीके से कर्व की तरफ, और यहाँ मान लेते हैं कैंटिलीवर है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी एसओडी वगैरह है उससे क्लियरेंस ज्यादा बनाना है, तो हमें इनसाइड कर्व में इस मास्ट को हम दूर शिफ्ट करते हैं हमेशा, तो हमें इनसाइड कर्व में क्या कर देना है, दूर शिफ्ट करना है, तो दूर शिफ्ट करना है, तो कितना शिफ्ट करेंगे वो डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि 2.8 कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या निकलता है, 2.8 प्लस इसमें हो जाता है शायद कर्व अलाउंस, कर्व अलाउंस प्लस स्ल्यू अलाउंस, ऐसे करके होता है स्ल्यू अलाउंस। बट जनरली हम क्या करते हैं अभी के टाइम पे, हम जो भी इनसाइड कर्व होता है वहां पे 3.55 रख देते हैं, 3.55 या 3.60, तो जो भी जितने भी मास्ट आएंगे सब पे 3.55 रख देते हैं, और या फिर 3.60 के आसपास रख देते हैं, ताकि चेयर भी ना लगानी पड़े, और हमारा क्योंकि 3.55 पे अगर आप कुछ भी रखेंगे इनसाइड कर्व पे, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मतलब कुछ भी इंफ्रिंजमेंट नहीं आएगा, तो इसमें से कोई भी राइट ऑप्शंस नहीं है, इम्प्लांटेशन क्रिटिकल इम्प्लांट आपसे इम्प्लांटिंग है तो इंसर्ट कर 2.50 भी नहीं रख सकते, 2.80 भी नहीं रख सकते, 2.75 भी नहीं, 4.75, 4.75 ठीक है रख सकते हैं, 4.75 एक ऑप्शन कर सकते हैं टिक मार्क, अगर अगर करना ही है तो,
क्योंकि 475 प्लेटफॉर्म पे भी रखते हैं और 475 इधर रखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट इनसाइड कर्व पे इतना भी नहीं रखते हैं 475, 355 के आसपास रखते हैं। और वो क्या होता है 2.8 प्लस कर्व अलाउंस प्लस स्लीव अलाउंस होता है। यानी कि हमारा इनसाइड कर्व पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है, जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा इम्प्लांटेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 339, क्रिटिकल इम्प्लांटेशन ऑफ ऑन मेन लाइन। क्रिटिकल इम्प्लांटेशन क्या होता है 2.5 या 2.5 से बिलो, उनको हम क्रिटिकल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर 2.36। क्वेश्चन नंबर 340, इम्प्लांटेशन टू बी मेंटेन एट ऑब्लिगेटरी मास्ट। ऑब्लिगेटरी मास्ट पे कितना इम्प्लांटेशन मेंटेन करना होता है, तो ये होता है 3 मीटर। और ऑब्लिगेटरी मास्ट आपको पता ही होगा कि जहां हमारी जो टर्नआउट और मेन लाइन, जैसे जहां हम टर्नआउट बनाते हैं तो उसको हम ऑब्लिगेटरी मास्ट बोलते हैं, जहाँ पे हमारा टर्नआउट वायर और मेन लाइन का वायर भी होता है, तो उसको हम ऑब्लिगेटरी मास्ट बोलते हैं। और ये एक तरीके से ऑब्लिगेटरी मास्ट की पोजीशन एक ऑब्लिगेशन है, ये एक आपको पता ही है कि कितना होना चाहिए वहां पर टीएस कितना होना चाहिए, 150 से 150 mm से 700 mm के बीच होना चाहिए ऑब्लिगेटरी मास्ट पे टीएस, तभी आपका टर्नआउट सही बनेगा। स्टैगर ऑफ कैटनरी वायर एट कर्व। कर्व के ऊपर स्टैगर कितना होता है कैटनरी वायर का, तो इसका रेंज है प्लस माइनस 200 mm। इसी रेंज के अंदर हम रखते हैं कैटनरी वायर का स्टैगर, प्लस माइनस 200 mm एट कर्व। क्वेश्चन नंबर 342, लॉन्ग ड्यूरेशन क्लियरेंस बिटवीन लाइव ओएचई एंड अर्थ। लॉन्ग ड्यूरेशन क्लियरेंस कितना होता है, आपको पता ही है कि 250 mm होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, और शॉर्ट ड्यूरेशन 200 mm होता है। कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस एट टीएसएस, कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है, वो कितना होना चाहिए, लेस देन 0.5 ओम। 0.5 ओम होना चाहिए टीएसएस के केस में, और एसपीएसएसपी के केस में 2 ओम से कम होना चाहिए कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 344, एम्बेडेड लेंथ ऑफ मास इन द कंक्रीट फाउंडेशन कंक्रीट। तो 1.35 होता है, यानी ये क्या होता है एम्बेडेड लेंथ, आपको पता ही है कि कितना पार्ट हमारा, जैसे ये मान लीजिए फाउंडेशन है, ठीक है, ये फाउंडेशन है, शॉर्ट में इसको देख लेते हैं, सॉरी ये सही नहीं बना, मतलब इस तरीके से फाउंडेशन मान लीजिए, तो इसके अंदर ये हमारा खंबे का कितना पार्ट ये अंदर गया, यानी ये टॉप ऑफ द फाउंडेशन हो गया, इसके अंदर कितना पोर्शन अंदर चला गया खंबे का, समझ में आया। तो उससे हम बोलते हैं वन, ये कितना होना चाहिए, एम्बेडेड लेंथ बोलते हैं द पोर्शन ऑफ द मास्ट विच इज इनसाइड द फाउंडेशन, मतलब उसमें मफ इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल फाउंडेशन के अंदर ये खंबा कितना अंदर गया है उसे हम बोलते हैं। तो ये मिनिमम 1.35 मीटर होना चाहिए। 1.50 तक रख सकते हैं, 1.35 से 1.50 की एक रेंज रहती है जनरली, 1.35 मिनिमम रखना ही है और 1.50 मैक्सिमम एक रखते हैं जैसे, तो ये रहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 345, द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE which can be operated smoothly रिमोटली, सॉरी स्मूथली नहीं, रिमोटली इज कॉल्ड, मतलब कौन सा सेक्शन जो कि सब रिमोटली हम ऑपरेट कर सकते हैं, टीपीसी किसको एक आइसोलेट कर सकता है सबसे छोटा पार्ट, तो वो सब सेक्टर को कर सकता है। द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE which can be operated remotely, तो सब सेक्टर। द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ OHE which can be isolated off circuit from the rest of system by manual operation। मैनुअल ऑपरेशन से हम किसको आउट ऑफ द सर्किट कर सकते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री सेक्शन। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आरडीएसओ, राइट, स्काडा, ये लास्ट वीडियो में भी हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 351, आईडीएमटी। आईडीएमटी की फुल फॉर्म होती है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। ये आईडीएमटी हम किस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, आईडीएमटी रिले के कंटेक्स्ट में जनरली हम बात होती है, रिले का कंटेक्स्ट में। और रिले की कौन सी, रिले के ओवर करंट के, ओवर करंट की जो रिले होती है हमारी वो, तो ओवर करंट की रिले दो मोड में काम करती है, एक होती है इंस्टेंटेनियस मोड और एक होता है आईडीएमटी मोड। और इसको डिटेल में समझना है तो मेरा एक रिले का वीडियो है, मैंने अपलोड कर रखा है, उस पे आप देख सकते हैं, इसमें सारी रिलेज के बारे में बताया है मैंने, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल किया है। तो हमारा ओवर करंट की रिले दो मोड में काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस और आईडीएमटी। आईडीएमटी मोड में हमारी एलवीसीबी का जो प्रोटेक्शन होता है वो, मतलब एलवीसीबी जो प्रोटेक्शन देती है वो आईडीएमटी मोड में दे देती है, और इंस्टेंटेनियस मोड में FIDO-CB, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 352, मेन लाइन इंटरप्टर्स इज डिनोटेड बाय बीएम। ब्रेकर मेन से हम डिनोट करते हैं मेन लाइन के इंटरप्टर्स को। यार्ड लाइन के आइसोलेटर को हम एसएस से डिनोट करते हैं, स्विच साइडिंग। क्वेश्चन नंबर 354, इन न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE between 225 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सबसिस्टम ड्यू टू। तो हम हमारे जो होते हैं न्यूट्रल सेक्शन हम देते हैं 25 kV सिस्टम में सिंगल फेज ट्रैक्शन सबस्टेशन, क्यों देते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि टू सेपरेट द जोन्स विच फीड बाय एडजेसेंट सबस्टेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस। हम एसपी पे
क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम दोनों एसपी के दोनों तरफ एक एक टीएसएस की सप्लाई होती है और दूसरी तरफ दूसरे टीएसएस की सप्लाई होती है। तो हमें क्या करना है, दोनों एडजेसेंट सब स्टेशन की जो फीड है वो डिफरेंट फेज पे है, तो दोनों मर्ज ना हो जाए इसलिए हम पीटीएफ ही लगाते हैं एसपी के ऊपर। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस गलत है। टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, इससे नहीं होता। टू मिनिमाइज द वोल्टेज ऑफ इनोवेटिव कंडक्टर, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव, ये गलत है। तो ये हो गया टू सेपरेट द जोन्स। क्वेश्चन नंबर 355, 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम नीड्स द सप्लाई ऑफ एज इनकमिंग। 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम में किस तरीके की सप्लाई चाहिए होती है? नीड्स द सप्लाई ऑफ, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एज द इनकमिंग, इनकमिंग कितनी चाहिए होती है? तो 2 फेज चाहिए होती है इनकमिंग के लिए। और जनरली वो वर्क किस पे कर रहा है? वो सिंगल फेज पे वर्क कर रहा है, तो इसका राइट आंसर जनरली सिंगल फेज है। 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम वर्क्स ऑन, मतलब तो सिंगल फेज बोलेंगे हम उसे। ठीक है, एज ए इनकमिंग अगर पूछा जाए तो 2 फेज होता है उसके अंदर। ठीक है, और 2x25 में अगर पूछा जाए, जनरली 2x25 में 3 फेज हम एज ए इनकमिंग सप्लाई यूज करते हैं। तीनों फेज यूज होते हैं उसमें, आर वाई बी। इसीलिए यही एक मेजर एडवांटेज है कि 2x25 सिस्टम में जो ग्रिड के ऊपर फेज अनबैलेंस की जो समस्या है वो 2x25 के सिस्टम में नहीं होती है, फेज अनबैलेंस की, इन 2x25 सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 356, द डिस्टेंस ऑफ OHE sections between feeding post SSP and SSP and SSP and SSP and SP is called subsector। ये आपको पता ही है, क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सकता है, जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 357, इंटरप्टर्स क्या होते हैं? आपको पता है इंटरप्टर्स और सर्किट ब्रेकर्स में डिफरेंस यही है कि इंटरप्टर्स एक नॉन ऑटोमेटिक टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स है। नॉन ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये उसका मतलब जैसे ये बोलेंगे कि कोई भी फॉल्ट होता है अगर OHE के अंदर या किसी भी तरीके का, तो ये उसको सेंस नहीं करेगा और उसकी वजह से इसमें ट्रिपिंग नहीं होगी। तो इंटरप्टर्स क्या हो गए? नॉन ऑटोमेटिक टाइप के सर्किट ब्रेकर्स हो गए। और सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक टाइप के, नॉन ऑटोमेटिक इन द सेंस कि उसके अंदर सीटी पीटी से जैसे हमारा फील्ड से डेटा लेती है, फिर वो रिले में जाता है और फिर रिले उस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराती है। तो इस केस में उस तरीके का प्रोविजन नहीं होता इंटरप्टर्स के केस में, यानी रिले से कोई इसका लिंकिंग नहीं है। मतलब लिंकिंग है, एक तरीके से कमांड दे सकते हैं ओपन क्लोज की, बट वो नहीं है कि हमें कि कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो उसको सेंस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, फॉल्ट को तो एक्चुअल में सर्किट ब्रेकर भी सेंस नहीं करता है। मतलब सीटी और पीटी हमारे फील्ड से डेटा लेते हैं वोल्टेज और करंट को, वो डेटा जाता है हमारे रिले के अंदर। रिले के अंदर सेटिंग रहेगी कि कितने वोल्टेज और कितने करंट पे हमें उसको ट्रिप कराना है। तो किसको ट्रिप कराते हैं? हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराते हैं। तो इंटरप्टर्स क्या हो गए? नॉन ऑटोमेटिक टाइप के सर्किट ब्रेकर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 358, नॉर्मली ब्रिजिंग इंटरप्टर्स एट एसपी आर इन। तो जो ब्रिजिंग इंटरप्टर्स होते हैं एसपी के अंदर, वो नॉर्मली हमारे ओपन पोजीशन में रहते हैं। जब हमें फीड एक्सटेंड करनी होती है एक टीएसएस की दूसरे टीएसएस के पीटीएफई तक जब लेके आते हैं, तब हम ब्रिजिंग इंटरप्टर्स को क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 359, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड। दो दो कंसेक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उसे हम स्पैन लेंथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 360, स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ इन रेगुलेटेड एसी ट्रैक्शन इज। स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ कितनी होती है एसी? स्टैंडर्ड मींस 4.5 के मल्टीपल्स में होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी हमारी स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ होती है वो 4.5 के मल्टीपल में होती है। तो इसमें से 55 स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ नहीं है, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है? 54, 49.5 है, ये हमारी स्टैंडर्ड स्पैन लेंथ है। 57 भी नहीं होती है, 58.5 होती है। और 61 नहीं होती है, 63 होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 49.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 361, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पैन लेंथ शुड नॉट बी मोर देन। तो कंसेक्यूटिव स्पैन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 18। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा पहला स्पैन 54 का है और उसके बाद में सीधा आप ले आए एक स्पैन 27 मीटर का। ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, पहला स्पैन होगा 54 मीटर का, फिर दूसरा स्पैन आ गया 27 मीटर का। तो कंसेक्यूटिव स्पैन का डिफरेंस कितना होगा? पहला स्पैन आपका हुआ 54, दूसरा हो गया 27। तो स्पैन का डिफरेंस कितना होगा? 54 माइनस 27, 27 का होगा, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, 54 के बाद में आप कितने का स्पैन ला सकते हो? बड़े छोटे से छोटा, तो इसमें से 18 घटा लीजिए, तो कितना हुआ आपके पास में? 36, है ना? हाँ, 36। 54 के बाद में जो सबसे छोटा स्पैन आ सकता है वो 36 का आ सकता है, क्योंकि उसमें 18 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। हाँ ठीक है।
तो 54 के बाद में सबसे छोटा स्पेन 36। इसी तरीके से मान लो 72 हो तो उसके बाद में सबसे छोटा स्पेन क्या आएगा, तो उसमें से 18 घटा दीजिए, वो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 362, डिस्टेंस बिटवीन वन एंकरिंग एंड टू अनदर एंकरिंग एंड ऑफ द OH कंडक्टर इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन लेंथ। और मैक्सिमम यानी कि एक एंकर जो हमारा एक मास्ट है और लास्ट में खूब सारे मास्ट मास्ट होते 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 लास्ट में जहां हम टर्मिनेट करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को टेंशन लेंथ बोलते हैं। इंडियन रेलवेज के अंदर मैक्सिमम टेंशन लेंथ कितनी होती है, होती है 1500 मीटर अलाउड है। और यह DFCCL में जो मेरी जानकारी है उसके अंदर 2000 मीटर अलाउड है। और इंडियन रेलवेज के अंदर भी रेगुलेटेड OHE के अंदर 1500 है, अनरेगुलेटेड में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी है। क्वेश्चन नंबर 363, इन AC डायरेक्शन नॉर्मल एनकम्बरेंस एट सपोर्ट, ये आपको पता है 1.4 होता है, 1.4 मीटर का एनकम्बरेंस होता है नॉर्मल एनकम्बरेंस। रिड्यूस एनकम्बरेंस हम अलग अलग बनाते हैं अगर हमें प्रोफाइल करना है तो, बट जनरली हम 1.4 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, इन AC ट्रैक्शन द एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर इन वर्टिकल प्लेन एट मिड स्पैन शुड नॉट बी लेस देन, तो आपका मिड स्पैन है जैसे इस तरीके से मैंने बनाया था, तो ये मिड स्पैन के अंदर कितना मिनिमम हो सकता है, 150 mm हो सकता है। 150 mm से हम छोटा ड्रॉपर्स नहीं लगाएंगे, तो राइट आंसर 150 mm। अगर उससे छोटा लगाना पड़ रहा है टू मेंटेन द क्लियरेंस फ्रॉम द FOB और जो भी आपके ओवरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो अगर आप वहां स्पीड रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा। या फिर हमें छोटा करना पड़ रहा है तो हमारे पास में एक होता है अरेंजमेंट, पैरेलल कॉन्टैक्ट वायर अरेंजमेंट, पैरेलल कॉन्टैक्ट वायर अरेंजमेंट। इसके ऊपर भी अगर हुआ तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से पैरेलल कॉन्टैक्ट वायर अरेंजमेंट बनाया जाता है टू मेंटेन द क्लियरेंस फ्रॉम द ओवरलाइन स्ट्रक्चर। तो अभी के लिए ये इतना समझ लीजिए कि 150 mm का हमें क्लियरेंस मतलब मिड स्पैन के अंदर होना चाहिए एनकम्बरेंस। क्वेश्चन नंबर 365, एट ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्नआउट इट इज जनरल प्रैक्टिस टू गिव एनकम्बरेंस, तो हमारी जनरल प्रैक्टिस क्या रहती है, टर्नआउट की रहती है हमारी जनरल प्रैक्टिस 1.4 मीटर और मेन लाइन की होती है 0.5 0.9 मेन लाइन की होती है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई कि कोई भी टर्नआउट में हमें 1.4 का ही क्यों बनाना पड़ रहा है, हम अगर, तो इसका ये है आंसर, टू अकोमोडेट द SI इन द टर्नआउट, क्योंकि हमारे जो टर्नआउट होते हैं उसी के अंदर ही हम SI लगाते हैं। ठीक है। टू गेट द एलिमेंट्री सेक्शन, मतलब एलिमेंट्री सेक्शन को हमें अलग करना है, मतलब मान लो, तो अगर आपने अगर 1.4 का अगर टर्नआउट पे नहीं रखा और आपने 5 मीटर 6 मीटर या जो भी आपके जहां पर भी आपको मिड स्पैन स्टैगर 0 मिल रहा है वहां पे ऐसा ही काटेंगे, ऐसा ही लगाएंगे, तो वहां आपको वहां पर क्या मिलेगा कि जैसे SI के ऊपर आपको मिनिमम इनकम रेस कितना रखना होता है 450 mm, तो वो नहीं मिलेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसीलिए हम अगर हम जैसे टर्नआउट की लोकेशन पे अगर एनकम्बरेंस अगर ज्यादा रखा तो वो धीरे धीरे कम होते होते, जैसे मान लीजिए ये है तो वो धीरे धीरे कम होते हुए, और यहाँ पर आपको ऐसा ही लगाना है तो यहाँ आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी मिल जाए। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ आपको 0.9 ही होता है सपोज करो, तो यहाँ आते आते और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑब्लिगेट टर्नआउट के ऊपर 1.4 रखते हैं और मेन लाइन के ऊपर 0.9 रख लेते हैं, ये हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना लिया। ठीक है। अगर मान लो किसी टर्नआउट के ऊपर अगर मान लो ऐसा ही नहीं आने वाला और फ्यूचर में भी नहीं आने वाला है, मान लेते हैं, तो अगर आप मेन लाइन का 1.4 रख दो और टर्नआउट का 0.9 भी कर दो तो भी आपका टर्नआउट अच्छे से बन सकता है, आपका टेक ऑन टेक ऑफ वगैरह सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट 1.4 और 0.9 हमें इस तरीके से मेंटेन करना है ताकि हम टर्नआउट के ऊपर SI को अकोमोडेट कर सकते हैं। और दोनों 1.4 रख नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं तो आप मैकेनिकली कैसे आइसोलेट कर लेंगे दोनों वायर्स को, समझ में आ रहा है? एक को हमें 1.4 रखना ही पड़ेगा और एक को 0.9 नहीं रखना पड़ेगा ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे, तो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 366, ड्रॉपर्स आर मेड आउट ऑफ, ड्रॉपर्स किसके बने होते हैं, ड्रॉपर्स हमारे हार्ड ड्रोन कॉपर के बने होते हैं। ठीक है। एक लास्ट वीडियो में मैंने शायद गलत बता दिया था तो अभी ये करेक्ट कर लीजिए, ड्रॉपर्स आर मेड ऑफ हार्ड ड्रोन कॉपर। अनिल कॉपर्स के क्या बने होते हैं, जंपर्स। इसके अनिलिंग प्रोसेस से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, और जंपर्स का काम ही है कि फ्लेक्सिबल रहना। अगर जंपर्स ही टेंशन में रह गए तो हमारी कैटनरी को पार्ट कर देंगे या ये समस्याएं उत्पन्न कर देंगे या खुद अपने स्टैंड टूट जाएंगे। तो जंपर्स जो होते हैं हमेशा फ्री रहते हैं, मतलब उसमें टेंशन नहीं रहती है। कैडमियम कॉपर की क्या बनी होती है, हमारी कैटनरी वायर करती है, कैटनरी वायर। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक चीज बताया जाता है कि जितना कैडमियम मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, एक शॉर्ट में बताता हूँ, कैडमियम अगर मान लो कि 2% ऐड किया कॉपर के अंदर, तो वो जो इसकी कंडक्टिविटी है कॉपर की, वो हो सकता है वो 20% से ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दे। ठीक है। ये
शॉर्ट में बताया है मैंने कि ऐसा क्या रेशियो है वो आपको बताएंगे, बट जितना बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट जितना परसेंटेज हम कैडमियम मिला रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उतनी ही परसेंटेज में उसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस करें। तो वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में कंडक्टिविटी रिड्यूस करता है। तो कैडमियम हम मिलाते क्यों हैं? कैडमियम हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर। कॉपर सी लिख देते हैं, ठीक है। तो हम कैडमियम की प्योरिटी क्यों बनाई कैटनरी में? टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से ब्रॉन्ज की हमारी पीजीज वगैरह या जो भी हमारी फिटिंग्स बनी होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 367, इन एसी ट्रैक्शन हाउ मेनी ड्रॉपर्स आर इन 58.5 मीटर स्पैन। 58.5 देखो, जैसे जहां पर भी 0.5 आएगा तो आप मान लेना कि पहला वाला ड्रॉपर 2.25 पे, ये जैसे पहला ड्रॉपर कहाँ रहेगा 2.25 पे, और दूसरा ड्रॉपर कहाँ रहेगा 9 मीटर पे, जिस पे भी 0.5 आ जाए। और जहां 0.5 नहीं आएगा, जैसे मान लो 54 है, तो पहला ड्रॉपर कहाँ आएगा, ये जो 9 मीटर की बजाय आ जाएगा 6.75 के ऊपर। तो अब इसके अंदर आप कैलकुलेट कर लीजिए, पहला ड्रॉपर आपका 2.25 पे आएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, ए ड्रॉपर, फिर बी ड्रॉपर, फिर सी ड्रॉपर, फिर इसी तरीके से यहाँ ए ड्रॉपर होता है ये वाला इस साइड से, फिर बी ड्रॉपर, सी ड्रॉपर, और ये कि सेंटर वाला ड्रॉपर हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से 9 मीटर करते हुए, और यहाँ से 2.5। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएंगे, 7 ड्रॉपर्स लगेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 368, मटेरियल ऑफ एसी कैटनरी वायर, ये बता चुका हूँ, कैडमियम कॉपर वायर होता है। 369, ओवरऑल डायमीटर ऑफ एसी कैटनरी वायर। एसी कैटनरी वायर जो होती है उसका डायमीटर होता है 10.50। Question number 370, the displacement of contact wire with respect to pantograph axis is called। pantograph axis के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होता है कॉन्टैक्ट वायर का, जैसे इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। Question number 371, the displacement of contact wire from its original position due to wind pressure। हवा की वजह से अगर हमारा कॉन्टैक्ट वायर इधर उधर भग रहा है, इधर उधर हिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टेक्निकल टर्म है ब्लो ऑफ। इसे याद ही करना पड़ेगा, ब्लो ऑफ बोलते हैं अगर हवा की वजह से कॉन्टैक्ट वायर में इधर उधर हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ब्लो ऑफ। Question number 372, OHE conductors are terminated on auto tensioning devices at both end of the tension length anchoring structure। This type of OHE is called। अगर दोनों तरफ ATD टंगी हुई है, लटकी हुई है, तो उसे हम बोलेंगे regulated OHE। Question number 373, in regulated OHE when temperature increases then the tension of OHE conductors remain same। अगर regulated OHE है तो टेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम। और regulated OHE नहीं है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से तार में झोल ज्यादा आ जाएगा, तो टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अनरेगुलेटेड के केस में, अनरेगुलेटेड के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 374, इन रेगुलेटेड OHE वेयर एंटी क्रीप पॉइंट्स इज प्रोवाइडेड। एंटी क्रीप पॉइंट कहाँ होता है, टेंशन लेंथ के बीच में होता है हमेशा रेगुलेटेड OHE में। क्वेश्चन नंबर 375, प्री सैग इन कॉन्टैक्ट वायर इज गिवन इन रेगुलेटेड OHE ड्यू टू। प्री सैग हम क्यों देते हैं रेगुलेटेड OHE में? प्री सैग का मतलब क्या होता है, जो इंटेंशनली हमने कॉन्टैक्ट वायर को जो ऐसे ऐसे दिखता है, आपको ऐसे दिखता है ना कॉन्टैक्ट वायर में झोल जो दिखता है इस तरीके से नीचे की तरफ, तो इस झोल को हम इंटेंशनली दे रहे हैं। चाहते तो हम ड्रॉपर इस तरीके से बना लेते कि कॉन्टैक्ट वायर एकदम सीधा दिखे, समझ में आ रहा है? तो लेकिन उस केस में क्या हो जाता है, जब भी ठंड पड़ेगी तो हो सकता है ये कॉन्टैक्ट वायर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाए, ड्रॉपर्स भी सिकुड़ेंगे, तो ड्रॉपर्स क्या कर देंगे, इसको ऊपर की तरफ झेल लेंगे, तो हॉगिंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हॉगिंग आ जाएगा, और हो सकता है कि जब भी पेंटो जब जाए तो इसको और अप थ्रस्ट मारेगा, तो और थ्रस्ट अप थ्रस्ट मारेगा तो पेंटोग्राफ बार बार ऐसे नाचेगा, ऐसे ऐसे नाचता हुआ जाएगा हर बारी पूरे पाथ में। तो जो हम चाहते हैं कि पेंटोग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में चले और हॉगिंग वगैरह ना हो, तो इसलिए हम पहले से ही हम उसमें नीचे कर देते, क्योंकि आपको पता है कि पेंटोग्राफ कितने प्रेशर से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, 7 kg की तरफ। तो ये ब्रैकेट में तो उतना लगाएगा नहीं, ठीक है, ब्रैकेट में भी उतना लगाएगा लेकिन उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा ब्रैकेट में। जैसे ही मिड स्पैन पे आएगा तो वायर में क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंटोग्राफ अप्रोचिंग मिड स्पैन हेल्प्स टू मेक द कॉन्टैक्ट वायर हॉरिजॉन्टल। ये सही है। Pantograph approaching midspan helps the contact wire horizontal, improve correct collection at heights, high speed, ये भी सही है। Avoid hogging at low temperature, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका, ठीक है। पेंटोग्राफ अप्रोचिंग मिड स्पैन हेल्प्स टू मेक कॉन्टैक्ट वायर हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही है कि कॉन्टैक्ट वायर को हॉरिजॉन्टल बना देगा, क्योंकि ये ऊपर की पहले नीचे है
तो फिर थोड़ा फोर्स लगेगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। इंप्रूव करंट कलेक्शन बिल्कुल सही है। अवॉइड होगिंग एट लो टेम्परेचर, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 376, इंसुलेटेड ओवरलैप इज रिक्वायर्ड फॉर, इंसुलेटेड ओवरलैप कहाँ जरूरत पड़ती है? OHE के सेक्शनिंग के लिए चाहिए होता है हमें। IUL क्यों बनाते हैं? OHE के सेक्शनिंग पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 377, in AC traction cut-in insulators are provided at insulated overlap at the distance of cut-in insulator from the mast is 2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पे हम कट-इन इंसुलेटर लगाते हैं। जनरली थोड़ा बहुत इधर उधर होता है बट 2 मीटर पे डिस्टेंस पे हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, विच फैक्टर, इसको थोड़ा एक बार और क्रॉस चेक भी कर लेंगे कट-इन इंसुलेटर कितने डिस्टेंस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 378, which factor should be taken into account to locate the neutral section? न्यूट्रल सेक्शन की कहाँ हम लगाते हैं? देखो, इसके लिए सिग्नल की लोकेशन देखी जाती है। ये मतलब बिफोर और आफ्टर, जैसे 200 मीटर और 400 मीटर का रूल रहता है इसमें, 200 मीटर और 400 मीटर। तो 400 मीटर का कब होता है? आफ्टर द सिग्नल होता है। आफ्टर सिग्नल, आफ्टर स्टॉप सिग्नल 400 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। और बिफोर स्टॉप सिग्नल, मतलब स्टॉप सिग्नल जैसे मान लीजिए होम सिग्नल है, होम सिग्नल से अगर पहले मतलब पीटीएफई काटना है तो वो कितने दूरी पर होना चाहिए? कम से कम 200 मीटर, ताकि कि पीटीएफई को नेगोशिएट करके और होम नहीं दे रखा हो तो गाड़ी खड़ी हो जाए। तो अगर पूछा जाए बिफोर होम सिग्नल 200 मीटर, आफ्टर आफ्टर स्टॉप सिग्नल मतलब बिफोर स्टॉप सिग्नल 200 मीटर, आफ्टर स्टॉप सिग्नल 400 मीटर। यानी कि आफ्टर स्टॉप सिग्नल 400 मीटर होने का मतलब ये है कि उसमें 400 मीटर से पहले पहले स्पीड बना ले और फिर डीजे ओपन और क्लोज में गाड़ी नेगोशिएट करते हुए पीटीएफई को निकल जाए। ठीक है, तो ये हो गया। सिग्नल की लोकेशन मैटर करेगी। लेवल क्रॉसिंग गेट है या नहीं है, वहां पर भी बिल्कुल मैटर करेगा। ग्रेडियंट सेक्शन का बिल्कुल लेवल होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चढ़ाई के ऊपर हम लोगों ने वो बना रखा हो, क्या बोलेंगे, पीटीएफई। ऐसा नहीं करना है। जनरली हम लेवल ग्रेडियंट पे ही बनाते हैं। ऑल ऑफ द अबव, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 379, एट ऑब्लिगेटरी लोकेशन टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर इज केप्ट डैश अबव फ्रॉम द मेन लाइन कॉन्टैक्ट वायर। कितने ऊपर रखते हैं ऑब्लिगेटरी लोकेशन पे टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर? टर्न आउट कॉन्टैक्ट वायर रहता है मेन लाइन से 50 अबव। मेन लाइन के अगर 580 है तो टर्न आउट की लोकेशन क्या हो जाएगी? टर्न आउट के कॉन्टैक्ट वायर की हाइट 585 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 380, इन एसी ट्रैक्शन विच जंपर डिस्ट्रीब्यूट द करंट बिटवीन कैटनरी वायर एंड कॉन्टैक्ट वायर। तो हमारे सी जंपर हमारे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब जैसे जो 160 जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कैटनरी है और ये कॉन्टैक्ट वायर है, तो हमारे ये कौन से हैं? ड्रॉपर्स हैं। नॉर्मल इस तरीके से बना दिए मैंने शॉर्ट में, इस तरीके से ड्रॉपर्स हैं। तो ये हम इन ड्रॉपर्स को, कोई बोलेगा नहीं सर इनमें से भी तो करंट फ्लो कर रहा है, इनमें से भी। तो इन ड्रॉपर्स को हम करंट कैरिंग ड्रॉपर्स नहीं मानते हैं। जो हमारे इंडियन रेलवेज में ये लूप वाले ड्रॉपर्स यूज कर रहे हैं, तो ये करंट कैरिंग ड्रॉपर्स नहीं है। जैसे DFCCL में जो फ्लेक्सिबल ड्रॉपर्स यूज होते हैं उनको हम करंट कैरिंग ड्रॉपर्स मानते हैं, क्योंकि उनमें से करंट होता रहता है फ्लो। तो वो करंट कैरिंग ड्रॉपर्स हैं, बट ये करंट कैरिंग ड्रॉपर्स नहीं है। तो जब इसके अंदर जो अब हमारा पेंटोग्राफ तो इसी के सट के चल रहा है, ठीक है, तो करंट सारा किससे जा रहा है? कॉन्टैक्ट वायर से जा रहा है। बार बार कॉन्टैक्ट वायर से ले रहा है, कॉन्टैक्ट वायर से ले रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? कैटनरी में भी करंट फ्लो करे। तो हम यहाँ पे एक सी जंपर लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि जैसे इसमें से भी जो भी करंट इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इससे इसमें आ जाएगा और फिर पेंटोग्राफ इससे ले लेगा। ठीक है, आ गया समझ में कि कैटनरी से आएगा कॉन्टैक्ट वायर में और कॉन्टैक्ट वायर से आगे पेंटो से और फिर इस तरीके से चला जाए। तो ये करंट कैरिंग जंपर्स हो गए ये हमारे, यानी करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सी जंपर्स बिटवीन कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर। और जैसे आप बॉम्बे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे हमारे तो 65 स्क्वायर mm की कैटनरी और यहाँ पे 160 स्क्वायर mm की है। तो बॉम्बे के अंदर इतना, तब इसीलिए हम 300 मीटर या 350 मीटर की दूरी पर हम ये सी जंपर लगा लेते हैं यहाँ पर। बट बॉम्बे के अंदर यहाँ पे जो ये कैटनरी वायर है वो आई थिंक 225 स्क्वायर mm की है, ज्यादा स्क्वायर mm की है। और कॉन्टैक्ट वायर 225 से कम का है। यानी यहाँ पर हमारे क्या हुई? कैटनरी कम, कॉन्टैक्ट ज्यादा, तो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसी में से ज्यादा हो जाता है, तो थोड़े थोड़े ज्यादा। लेकिन उनकी कैटनरी ज्यादा मोटी है कॉन्टैक्ट वायर के कंपैरिजन में। यहाँ पे 150 मान लेते हैं एक बारी स्क्वायर mm। तो कैटनरी ज्यादा मोटी है, कॉन्टैक्ट कम पतला है। तो क्या करेंगे? हर एक स्पैन में उन्होंने सी जंपर लगा रखा है ताकि हर एक स्पैन से करंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाए। इसी तरीके से जो हाई स्पीड OHE की जो डिजाइन बन रहा है उसमें भी हर स्पैन में सी जंपर लगाने का प्रोविजन किया जा रहा है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 325 से
380 तक डिस्कस किए। थैंक यू।